हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। एक स्टेज जहां आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपनी स्टडी को आसान बना पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएँ। देखिए, मुख्य रूप से संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, आज तक जो आप कक्षा 10th तक जो पढ़ते आए हैं, वो सभी जो नंबर्स थे, सभी जो आपने संख्याएं पढ़ी, वो सब के सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और आगे जब आगे आने वाली क्लासों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन संख्याओं का दूसरा भाग यानी कि काल्पनिक संख्याओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं आपका ये टॉपिक जो है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। देखिए, हम क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करें उससे पहले हमें वास्तविक संख्याओं का एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे ढंग से सवाल समझ में आ सकें और आप उन्हें अच्छे ढंग से हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम वास्तविक संख्याओं को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने अभी कक्षा 10 तक जितनी भी सभी संख्याएं पढ़ी हैं, वो सभी संख्याएं आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, यानी रियल नंबर्स ही आपने पढ़े हैं। और इन्हीं के देखिए कई प्रकार होते हैं, उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। यानी वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ। देखिए, संख्याएं जो होती हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार अनंत तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृत संख्याओं में हम जीरो भी ऐड कर दें, यानी कि अगर उसमें हम जीरो भी ऐड कर दें, तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं और ये अनंत तक चलती हैं। इस प्रकार समझ में आ गया? प्राकृत संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं तो वो एक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या रेखा। जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटर पे हम कोई 0 पॉइंट लेते थे, तो यहाँ पे देखिए आप 1 लिखते थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस प्रकार से चलता था। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर अंक इंकित करते थे। तो वो सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याएं, और अगर उनमें जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको ऋणात्मक रूप में भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपका पूर्णांक शब्द बार बार आएगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q जो है वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर हो जाता है तो संख्या अनंत आ जाती है। और परिमेय यानी कि देखिए, अब ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे 0/1 लिख दें, 1/1 लिख दें, 2/1 लिख दें, ये सभी संख्याएं P/Q में लिखी जा सकती हैं, तो ये सभी संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं देखिए, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं जैसे कि आपने पढ़ा है √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको ये कहा जाएगा
कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्या कहा जाएगा आपको कि इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, यानी कि ये सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन संख्याओं का आपको पता होना जरूरी था, इसलिए आप जान गए हैं कि जो वास्तविक संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो 1 2 3 इस प्रकार होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं या जिसमें 0 शामिल होता है। पूर्णांक संख्याएं जिसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं शामिल होती हैं, और 0 यानी कि पूर्णांक संख्याओं में अगर हम माइनस के अंक भी शामिल कर देते हैं तो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय आपने जान लिया, अपरिमेय जान लिया। अब देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा, यानी कि हम कहें अगर यहाँ पे कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग अगर नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 3 में सिर्फ एक तो 1 का भाग जा सकता है और एक 3 का, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये एक अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 देखिए, 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 में 2 का भाग जा सकता है और सिर्फ 1 का भाग जा सकता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो एक सम संख्या है और सिर्फ एक ही सम संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने अभाज्य समझा इसी प्रकार से हम भाज्य भी देख लेते हैं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि अगर हम 4 देखें तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो इसका मतलब इसमें कितने संख्याओं का भाग जा रहा है, 3 संख्याओं का। तो जिन संख्याओं में मिनिमम 3 संख्याओं का भाग आप देखेंगे तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जिस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं कि सभी धन संख्याएं, पॉजिटिव राशियां धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, उसी प्रकार जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं एक बार सम संख्या और विषम संख्या। देखिए सम संख्या आप जानते हैं कि जो सम संख्या होती हैं वो होती है 2 4 6 8 इस प्रकार से, और जो विषम संख्या होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7 9, यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं। वो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं। और जिस संख्या में 2 संख्याएं इस प्रकार से हों 1 3 5 7 9, या जिस अंक संख्या के लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 आता है तो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए हम सम संख्याओं को व्यापक रूप से लिख सकते हैं 2r 2q 2n, जहाँ पे कि r q या n जो है वो कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं को व्यापक रूप में हम 2n लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से विषम संख्या को हम 2n + 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे n का कोई भी एक मान लें, तो आपके पास सदा जो संख्या आएगी वो विषम संख्या आएगी, और यहाँ से अगर आप इसमें कोई भी एक अंक रखेंगे तो आपके पास हमेशा ही सम प्राप्त होगा। तो देखिए हमने वास्तविक संख्याओं के विभिन्न रूप पढ़ लिए हैं। अब मुझे आशा है कि आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए आपको इस चैप्टर में एक नया शब्द मिलेगा जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए एक वो साधारण सी प्रमेय है जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं या पढ़ चुके हैं। यानी कि कोई एक संख्या a है उसे हम bq + r के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर a हम कहें भाज्य संख्या है तो देखिए b क्या होगी, भाजक
गुणा q का मतलब होता है भागफल और प्लस r का मतलब होता है शेषफल। तो इसके उपयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से हम आपके एक्सरसाइज 2.1 में HCF, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको दिया गया है उसे पढ़िए ध्यान से। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले कि हमें दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है कि एक विषम, आप सम और विषम जानते हैं, सम और विषम। सम का अर्थ होता है वो सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, या जिस संख्या के लास्ट में अगर आपको 2, 4, 6, 8 या 0 मिलता है वो सभी संख्याएं सम कहलाती हैं। और जो संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस रूप में होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, यानी कि जिसमें माइनस की संख्याएं भी आती हैं और प्लस की संख्याएं भी आती हैं। वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हमें ऋणात्मक से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात की गई है। और पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी कि कोई दशमलव में नहीं, या ठीक है, पूर्ण अंक। तो यहाँ पे आप समझ गए कि विषम संख्या, धनात्मक और पूर्णांक। ठीक है। अब इसका वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। और q एक धनात्मक पूर्णांक है, जो q है ना वो आपका धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ये कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि माना कि a कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो जो इसका सलूशन करेंगे हम कि माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक विषम पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक, एक क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस भी आता है, तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये आप इसमें पहले मानेंगे, क्योंकि सिद्ध करते हैं तो हम पहले कोई भी एक संख्या इस प्रकार से मानते हैं कि माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसका वर्ग, इसका जो वर्ग होगा वो 8q + 1 के रूप में हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक जो विषम संख्या होती है, हम जानते हैं कि 2n + 1 एक विषम संख्या होती है जहां n = 1, 2, 3 इस प्रकार कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है। यानी कि देखिए जो सम संख्या होती है, जो सम संख्या होती है उसे हम 2n लिख सकते हैं, और जो विषम संख्या होती है उसे हम
2n+1 व्यापक रूप से लिख सकते हैं कि यदि हम n का कोई भी मान लें, यहाँ पे n का कोई भी मान लेंगे अगर हम, तो सभी संख्याएं सम ही प्राप्त होंगी। देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मान 2 आएगा, 2 लेते हैं तो इसका मान 4 आएगा, 3 लेते हैं तो इसका मान 6 आएगा। यानी कि n का मान अगर हम एक कोई भी लें तो आपके पास यहाँ पे सम ही आएगा, यानी कि ये एक व्यापक रूप हो गया सम संख्याओं का। और देखिए यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे अगर हम n का कोई भी मान लेते हैं और उसमें +1 जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा ही विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 + 1 यानी कि 3 आएगा, फिर अगर 2 रखते हैं तो 4 + 1 5 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 + 1 7 आएगा। इस प्रकार से ये एक सम संख्याओं का व्यापक रूप हो गया और ये एक विषम संख्याओं का व्यापक रूप हो गया। तो यदि हमने माना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो 2n+1 ये एक विषम संख्या इस प्रकार की होगी। तो इसे हम लिखा जा सकता है, इसलिए उसका वर्ग, हाँ a² का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, 2n+1 के बराबर होगा। कि भाई कोई भी धनात्मक जो विषम संख्या होगी वो इसके बराबर होगी, इस प्रकार से होगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 8³ + 1 के। तो देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने कि n बराबर 1 2 3 कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए चूँकि a + b का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab, यही होता है। ठीक है, इससे हम इसे खोल लेंगे तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो 4n² और प्लस a का स्क्वायर 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2ab यानी 2 और ab यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4n आ जाएगा। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है कि 4n² + 4n और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4n कॉमन आ रहा है तो हम 4n को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा n, और यहाँ से प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि 4n तो हमने कॉमन ले लिया है। तो 4n में जब 4n का भाग देंगे 1 ही आएगा और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे n और n+1, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि n और n+1 होता है यह एक सम संख्या होगी यह एक सम संख्या होगी, यह एक क्यों होगी, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। सम संख्या होगी क्योंकि देखिए अगर n का मान जबकि n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार हो तो यहाँ पे जो n और n+1 होगा वो क्या होगा, सम होगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे n का कोई भी मान लेके देखिए आप, यहाँ पे अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। यदि हम n का मान 2 लेते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। यदि हम 3 लेते हैं, 3 और 1 4, और 4 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 12। ठीक है, इस प्रकार से जो n और n+1 अगर कहीं पे फॉर्मूला बनता है तो वो क्या होगी, एक सम संख्या होती है। ठीक है, इसलिए सम संख्या को मैंने अभी आपको बताया कैसे लिख सकते हैं, 2n के बराबर। अब यहाँ पे हमसे q के रूप में मांगा है तो हम 2n के बराबर अगर 2q रख दें, जहाँ q बराबर क्या है, जहाँ q बराबर 1 2 3 कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसलिए n और n+1 = होगा 2q के, क्यों जहाँ q बराबर है 1 2 3 इस प्रकार कोई भी धनात्मक पूर्णांक राशि है। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, जो n और n+1 है वहाँ 2q रख सकते हैं। इसलिए अतः 4 × 2q और प्लस 1। देखिए इसे जब आप आगे सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये q और प्लस 1,
ये इसका आंसर आ गया। यही आपको सोल्व करना, सिद्ध करना था कि कोई भी अगर धनात्मक विषम संख्या है, पूर्णांक है, तो उसे हम 8³ + 1 के रूप में लिख सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कोई विषम धनात्मक संख्या है, मानेंगे तभी तो हम उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि 2n + 1 एक विषम संख्या होती है, इसका मतलब कि ये और इसका वर्ग दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। और देखिए जो n और n + 1 होता है वो हमेशा एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या को क्या लिखा जा सकता है, 2n यानी कि 2q लिखा जा सकता है। जहाँ अगर n लिखेंगे तो n कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, और अगर q लिखते हैं तो वहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमने इसके बराबर अगर 2q रखा है तो हमारे पास 4 × 2q + 1 आ गया, यानी 4 दूनी 8 + q, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी उसका क्यूब 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, प्रमेय का से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि कोई संख्या, माना अगर कोई धनात्मक संख्या a है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, a बराबर bq + r होता है। ठीक है, जहाँ पे a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और r का मान जो होता है, r बराबर होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आप जानते हैं, तो हमें इसी से इसे सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, तब देखिए b बराबर क्या होगा, तब b बराबर, तो देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 9q 9q 9q। इसका मतलब कि b बराबर हम 2 3 अगर लेते हैं, b बराबर हम 3 लें और फिर उसका घन करेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे कि b बराबर 3, b बराबर 3। इसलिए r के मान क्या होंगे, r के मान क्या होंगे, देखिए अगर b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि b का मान हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया कि वह संख्या किस रूप में हो सकती है, अतः वह संख्या 3n + 0, 3n + 1 और 3n + 2 प्रकार की हो सकती है। 2n प्लस, ठीक है, यहाँ पे कि 3n + 0 या 3n + 1, 3n + 2 प्रकार की होगी। ठीक है, अतः हमें क्या सिद्ध करना है कि इनका क्यूब क्रमशः इनके रूप का होता है। तो देखिए हम फर्स्ट सिद्ध करेंगे कि 3n का जो क्यूब होगा वो, अगर हम 3 को घन करें यानी कि 3 × 3 × 3 × n क्यूब, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 3 तिये 9 के रूप में हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए यानी सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 3
और n क्यूब। ठीक है, तो देखिए जो 3n क्यूब है इसे अगर हम क्यूब माने या अगर कहें कि 3n क्यूब बराबर क्यू है तो देखिए इसका घन इसके प्रकार का आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसे हम 9 क्यू लिख देंगे, कहेंगे जहाँ क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर 3n क्यूब है और क्यू कोई भी एक क्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम कि क्यू जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए इसी प्रकार से कि जो दूसरा जो कोई संख्या होगी वो किस प्रकार की होगी, 3n + 1 का क्यूब। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो देखिए इसका क्यूब करेंगे तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि a + b का जो क्यूब होता है, a + b का जो घन होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब। ठीक है, ये इसके बराबर होता है a + b का जो क्यूब होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसे खोल लेंगे, इसे सरल कर लेंगे उस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे a का घन करेंगे तो 3 3 9 होती है 27, यह आ जाएगा 27n क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 3a², a का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9n² को 3 से गुणा करेंगे 27n² और फिर 1 से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 27n²। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इसे खोलेंगे तो 27n² आ जाएगा। और उसके बाद देखिए प्लस 3a² यानी 3b² यानी b² का मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, तो 3 और a का मतलब कितना है 3n, तो 3 3 9 हमारे पास आ जाएगा 9n और प्लस b का क्यूब, b का कितना है मान 1, यानी a का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। इसे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है तो इन तीनों राशियों में से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 9 चाहिए। तो 9 को जब कॉमन ले लेंगे तो 9 3 27, 3n³ प्लस 9 3 27 3n² और प्लस 9 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ से बचेगा +1। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 9q + 1, जहाँ q बराबर किसके होगा, इस कंप्लीट टर्म्स के, यानी कि 3n³ प्लस 3n² प्लस n के। ठीक है, इसी प्रकार से जो तीसरा जो केस बनेगा यानी कि जो 3n + 2 है वो संख्या का जब हम घन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि 3n + 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो सेम इसी प्रकार से a का क्यूब यानी 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 27n³ प्लस उसके बाद 3a² यानी 3 3 9n², तो 9n² को जब गुणा करेंगे 3 से तो 27n² हो जाएगा और 27 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54n² हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब आगे प्लस इसे खोलेंगे 3b² यानी 3 को b² यानी 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 को जब गुणा करेंगे a से यानी कि 12 3 36n, तो ये आ जाएगा 36n और प्लस जब a का क्यूब करेंगे यानी b का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास 8। अब देखिए इसमें से भी उसी प्रकार से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि अब ये सिद्ध करना है 9 के रूप में, तो 9 को जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ से 9 3 27 3n³ प्लस यहाँ से 54 में से जब कॉमन आएगा तो देखिए आ जाएगा 6 क्यूब 27 दूनी 54, तो यह 9 6 के 54 और n² और प्लस 9 चौक 36 यानी 4n और प्लस 8। ठीक है, तो ये जो टर्म्स को अगर हम q के बराबर लिख दें तो 9q तो प्लस 8 हो जाता है, जहाँ q बराबर कितना होगा, इसके बराबर 3n³ प्लस 6n² प्लस 4n। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन होगा वो इस प्रकार से 9q
9q+1 और 9q+8 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप उसे सिद्ध कर लेंगे। सिर्फ इतना सा दिमाग आपको लगाना है कि वहाँ पे आपको b बराबर 3 लेना है, क्योंकि आपको 9q सिद्ध करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जब b बराबर ये लेंगे तो आपको r का मान पता चल जाएगा। r का मान 0, 1 और 2 होगा। उस प्रकार से जो संख्याएं किस प्रकार की बन सकती हैं, 3n+1 और 3n+2 प्रकार की संख्या हो सकती है। तीनों के अलग अलग कंडीशन में आप घन करेंगे तो वो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, धनात्मक हो और विषम हो, उस पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसे सिद्ध कर देंगे। माना एक धनात्मक विषम संख्या a है। ये हमने कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है। तो देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है कि a बराबर BQ+R, ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जहाँ पे कि आपको पता है R जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, या छोटा होता है B के मान से। R का मान B के मान से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम यहाँ पे सिद्ध करना है 6q+1 करना है, तो देखिए यहाँ पे b का जो मान होगा वो क्या होगा भाई, q के साथ क्या गुणा है, यहाँ पे 6 गुणा है। इसका मतलब b का मान क्या होगा, यहाँ पे हम b का मान 6 लेंगे। ठीक है, तो यदि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a है, तब जो b बराबर होगा वो कितना होगा, सभी में 6 है, हमें 6 सिद्ध करना है, तो b बराबर क्या मानेंगे 6, तब b बराबर क्या होगा 6। अब यदि देखिए आपको इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप देख रहे हैं कि यदि b बराबर 6 है तो आपके पास r के मान क्या क्या हो सकते हैं, r के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए जो r बराबर होगा वो r बराबर क्या हो सकता है, b से छोटा यानी कि 5 हो सकता है और 0 से शुरू हो सकता है। तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये r के मान संभव हैं। यानी कि यहाँ पे जो r होता है वो शेषफल होता है, भाई r होता है शेषफल, r एक शेषफल होता है। तो ये r के क्या क्या मान संभव हैं, 0 से लेके 5 तक हैं। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 फिर r से बराबर हो जाएगा, जबकि r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो सकता है 0 से बड़ा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यदि आपके पास ये शेषफल हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कोई संख्या अगर विषम धनात्मक संख्या a है तो उसके कितने प्रकार बन सकते हैं, यानी वो किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए वो प्रकार की हो सकती है, यानी कि अब अगर हम इसमें मान रखें तो एक कितने प्रकार की हो सकती है, वो संख्या विभिन्न प्रकार की होगी। यानी कि b की जगह हम क्या रखेंगे 6 और q और प्लस r का मतलब 0। एक तो इस प्रकार की हो सकती है, दूसरी वो विषम संख्या किस प्रकार की हो सकती है, 6q+1 इस प्रकार की हो सकती है, या फिर 6q+2। यानी कि इन सभी के जो r के मान हैं ये सभी मान लेकर हम लिखेंगे कि इस पर विभिन्न प्रकार की वो एक विषम संख्या हो सकती है, ये हमने माना है। यहाँ पे देखिए 6q+3, 6q
प्लस 4 और तथा 6q प्लस 5 प्रकार की वह संख्या हो सकती है, निम्न प्रकार से हो सकती है, निम्न प्रकार की होगी। ठीक है, यदि b का मान 6 है तो r के मान ये होंगे, और यदि b का मान 6 और r के मान ये होंगे तो कोई भी एक संख्या जो हमने ली है, माना a कोई धनात्मक विषम संख्या है, तो वो इन 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि भाई एक विषम संख्या इस रूप में होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं किंतु हम यहाँ देखते हैं कि, या हम पाते हैं कि देखिए 6q, इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 6q हो गया। अब 6q देखिए 2 से डिवाइड हो जाता है, और जब 2 से डिवाइड हो जाती है कोई संख्या तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर 2 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो सम संख्या होगी। तो हम देखिए यहाँ देखेंगे, किंतु हम यहाँ देखते हैं कि 6q प्लस 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यानी कि 6q प्लस 2 ये भी एक सम संख्या होगी। और इसके बाद 6q प्लस 4 ये भी एक सम संख्या होगी। तो हमने लिखा किंतु हम यहाँ देखते हैं कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सभी 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं, अतः ये सभी सम संख्याएं हैं, अतः यह सभी सम पूर्णांक, या फिर धनात्मक सम पूर्णांक लिख दीजिए, सभी धनात्मक सम पूर्णांक होंगी, पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को सिर्फ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम संख्या, क्या होनी चाहिए, विषम संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आपको इसमें सिद्ध करवाना था, यही आपको दर्शाना था कि भाई जब हमने कोई एक संख्या a को विषम मान लिया और जब उसमें b का मान 6 लेते हैं, हम b का मान 6 लेते हैं तो हमारे पास कुल 6 संख्याएं बन जाती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये संख्याएं 3 संख्याएं बनी, यानी कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q, ये सभी संख्याएं तो सम संख्याएं हैं। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो विषम संख्याएं होंगी वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 प्रकार की होंगी, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों का, जो आपको संख्याओं के युग्म जो जोड़े दिए गए हैं, इनका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है, ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि जो है वो क्या है, या यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या है। देखिए इसका हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन का मतलब भाग करना है, इसमें सभी में भाग की प्रक्रिया होगी, बस उसे आपको समझना है। एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी सभी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जानते हैं क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a कोई भाज्य है, जो a संख्या है वो कोई भाज्य संख्या है, b जो है वो भाजक कहलाएगी, q जो है वो होगा भागफल, यानी भाग देने पर आपके पास जो भागफल आता है उसे q से लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष फल है वो होता है r। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। इसमें देखिए जो r का मान होता है, r का जो मान होगा वो होता है कितना, r का जो मान होता है वो b से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या होता है। ठीक है, क्योंकि b का मान r का मान b से छोटा होगा क्योंकि ये शेषफल है, अगर b के बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि उसमें एक बार भाग और चला जाएगा, तो यहाँ पे जो r होगा वो हमेशा b से छोटा आता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सेम ऐसे ही। इसे देखिए मैं और आपको सरल रूप में समझा देता हूँ कि अगर हम इसे थ्योरेटिकल रूप में लिखें तो a को क्या लिख सकते हैं, भाज्य लिखा जा सकता है, a को भाज्य लिखा जा सकता है, बराबर होगा b यानी भाजक के और गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये क्या कहलाती है, यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है, और इसके उपयोग से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 210 और 55, इसका आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी कि आपको इसे लिख लेना है इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य जो बड़ी संख्या है कि जो 210 है वो ग्रेटर देन बड़ा है 55 से। ठीक है, इसलिए 210 बराबर भाज्य हो गया आपका 210, उसके बाद क्या लिखते हैं भाजक यानी कि 55। ठीक है, फिर गुणा लिखते हैं यानी भागफल, यानी कि अब हमें 210 में 55 का भाग देना है, जो भागफल आएगा उसे यहाँ गुणा में लिख देंगे और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। और शेषफल जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है आपको इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आगे करते चलना है। देखिए अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 210 में भाग देंगे, 210 में हम भाग देते हैं 55 का, तो देखिए इसमें भाग 3 बार जाएगा और 5 से 15 यानी कि 5 और 5 से 15 एक 16, यानी कि ये आपके पास 35 और 10 45 बच जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे भागफल आया वो कितना आया 3 और शेषफल आया वो 45 आ गया। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे भागफल, भागफल कितना आएगा क्यू की जगह 3 और प्लस शेषफल कितना आया 45। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको भाग करके देखना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और क्या आपका भागफल आया और क्या शेषफल आया है उसे इस रूप में लिख देंगे। अब यदि आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो आप उसे लिखेंगे कि चूंकि 45 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 55 और 45 पर वो लागू करेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप जो करेंगे हम उसे सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। जो बड़ी संख्या है यानी कि जो 55 है, 55 इज
ग्रेटर देन 45, तो इसे लिखेंगे हम 55 बराबर भाजक क्या हो जाएगा 45। और देखिए जब इसमें इसका भाग देंगे आप तो इसका भाग एक बार जाएगा और जो प्लस शेषफल आएगा वो आएगा 10। करके देख लीजिए आप इसे, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप भाग करके देखिए कि क्या भागफल आ रहा है और क्या शेषफल। यानी कि 55 में जब हम भाग देंगे 45 का तो एक बार जाएगा 45 से कम 45 और 10 शेषफल आ जाएगा। तो हमें गुणा लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 जो भागफल आया है और प्लस में लिखेंगे शेषफल यानी 10। तो देखिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो आगे के जो अंक हैं यानी 45 और 10 इस पर भी अब हम उसको लागू करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप। ठीक है, तो देखिए आप 45 और 10 पे करेंगे, यानी कि 45 बराबर 10। ठीक है, तो देखिए अब जब हम 45 में 10 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 और शेषफल कितना बचेगा 5। आप देखिए इसे रफ कार्य पे करके देख सकते हैं कि 45 में भाग देना है हमें 10 का, तो 10 चौक 40 और शेषफल बच जाएगा 5। तो शेषफल को प्लस में लिखेंगे और जो भागफल आया उसको उसके साथ गुणा में रखेंगे। तो फिर आप देखेंगे शेषफल हमारे पास 5 आ गया, तो आप बताएंगे क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर 5 नहीं है, इसलिए फिर से हम 10 और 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। क्वेश्चन नंबर तो जो फोर्थ स्टेप होगी वो क्या होगी, देखिए सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे क्या होगा 10 और बराबर 5। अब देखिए जब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना आएगा 0। करके देखिए कि 10 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, शेषफल कितना आया 0। इसका मतलब कि हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0। तो देखिए वही इसका जो भाजक होगा वही इसका महत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। आप लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः जो 5 है अतः HCF या फिर आप लिखिए महत्तम समापवर्त्य, अतः महत्तम समापवर्त्य यानी कि जो HCF होगा वो बराबर होगा 5 के। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो आपने भाग किया है यहाँ पे इसे आप रफ कार्य पे कर लीजिएगा साइड में, और फिर उसे आप इस प्रकार से A बराबर BQ प्लस R के रूप में स्टेप बाय स्टेप दिखा दीजिएगा। लास्ट में जो आपका शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो भाजक होता है वही उसका HCF यानी महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप कि किस प्रकार से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही प्रोसेस करनी है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। थर्ड जो है उसमें दिया गया है आपको 75 और 243 यानी कि 75 और 243 आपको दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 243 इज़ ग्रेटर देन 75। ठीक है, इसलिए जो चरण फर्स्ट होगा वो क्या होगा कि आपको 243 में भाग देना है 75 का। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है वो क्या होती है A प्लस BQ प्लस R, यानी इस रूप में आपको इसे लिखना है और वो आप भाग दे के देख लेंगे कि शेषफल कितना आया और भागफल कितना आया। तो देखिए 243 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा B यानी 75। ये तो समझ में आ गया, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब आपको इसमें भाग देना है बस और फिर देखना है कि भागफल कितना आ रहा है। तो देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 243 में भाग देना है हमें 75 का। तो 75 का जब भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा इसमें 7 × 21 यानी 210 और 5 × 15
यह आ जाएगा 225 आ जाएगा, 3 बार इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 यानी कि 1 18 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 18 आपका शेषफल आ गया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गुणा किया तो हमने जो भागफल आया वो 3 आ गया, और जो प्लस शेषफल आया वो कितना आया 18 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे कि 18 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम 75 और 18 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी जो चरण सेकंड होगा उसे किस प्रकार करेंगे, 75 इक्वल टू 18, यानी कि हमें 18 का भाग देना है 75 में। तो देखिए इसमें जब भाग देंगे 18 × 54, 18 चौके 72, यानी कि 4 से गुणा होगा, और प्लस 3 जो आएगा वो उसका शेषफल आएगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि भाग दे रहे हैं किसमें, 18 में, किसका 75 में भाग दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आपका आ गया 18। अब आप क्या करेंगे कि अब आप भाग देंगे किसमें, 75 में। ठीक है, 75 में भाग देंगे तो 18 चौक 72, यानी कि आपके पास आएगा 4। ठीक है, यह आ गया 72, यानी कि बच गया 3। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो अगला स्टेप आया वही 3 शेषफल आ गया और 4 आपका भागफल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 18 जो है 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आप क्या करोगे, 18 और 3 पर इस प्रमेय को लागू करेंगे, यानी कि चरण थर्ड करेंगे इसमें। तो सेम वैसे ही 18 और 3 पर, यानी कि 18 इक्वल टू 3। अब देखिए जब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 के 18, गुणा में क्या लिखते हैं भागफल, यानी 3 6 के 18, और प्लस 0 शेषफल आएगा। यानी कि देखिए जब आप यहाँ पे 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 के 18, यानी कि 18, और शेषफल क्या आ गया 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे कि शेषफल, क्योंकि जो शेषफल आया बराबर 0 है, अतः HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का, इन 75 और 243 का जो HCF होगा वो बराबर क्या होगा 3। क्या होगा 3। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप कि आप यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा जिस संख्या का आपने भाग दिया है जो भाजक है वो ही आपका क्या कहलाएगा HCF बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बता सकेंगे कि यहाँ पे जो 3 है इस क्वेश्चन में वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, यानी HCF होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 135 और 225 आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, इसलिए अब इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि 225 में हम भाग देंगे किसका 135 का। अब देखिए जब 225 में हम 135 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बार जाएगा, यानी कि गुणा में तो क्या आ जाएगा 1, और प्लस शेषफल कितना बचेगा 25 यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा 65, यानी कि 70 80 90 बच जाएगा। तो देखिए ये आप कैलकुलेशन मौखिक कर लेंगे जब आप क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो, यानी कि हमें क्या करना है 225 में 135 का भाग देना था। 225 में 135 का भाग देना है आपको। तो देखिए इसमें भाग 1 बार जाएगा और ये आ जाएगा 135, 5 में से 5 0,
और यहाँ पे देखिए हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया 90, ठीक है। तो शेषफल आ गया 90 और जो आपका भागफल आया वो आ गया 1। तो आप लिखेंगे चूँकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब 135 और 90 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कि स्टेप जो सेकंड होगी इसमें वो होगी 135 में भाग देंगे अब हम किसका, 90 का, ठीक है। यहाँ भाज्य होगा और यहाँ पे भाजक जिसका भाग दिया जाएगा, फिर उसमें भाग देंगे, जितना भागफल आया उसको उससे गुणा में लिखते हैं, यानी क्यू के रूप में। तो 90 का भाग इसमें एक बार जाएगा, शेषफल देखिए 90 का भाग इसमें देंगे तो 35 और एक 45 इसका शेषफल बच जाएगा। देखिए आप रफ कार्य पे इसको करके देख लीजिए यहाँ पे कि 135 में कि जब हम 135 में भाग देते हैं 90 का तो एक बार जाएगा, और यहाँ से देखिए 5 और 13 में से 9 गए तो 4, यानी 45 आपका शेषफल बच जाएगा और एक आपका जो है वो भागफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो 45 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 45 और 90 पे लागू करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप। जो थर्ड स्टेप करेंगे यहाँ पे देखिए 90 में भाग देंगे अब हम 45 का, यानी 90 इज ग्रेटर देन 45, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 90 में भाग देंगे 45 का, और देखिए 45 का भाग इसमें देंगे तो पूरा 2 बार चला जाएगा, यानी भागफल आपके पास 2 आएगा और जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा 0। और यही हमें चाहिए था कि जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो भाजक होता है वो ही क्या होता है, उसका HCF यानी महत्तम समापवर्तय बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0 है, अतः 135 और 225 का महत्तम समापवर्तय यानी कि जो HCF होगा वो इक्वल टू होगा 45 का। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि जब 90 में हम 45 का भाग देंगे, 90 में जब हम 45 का भाग देते हैं तो 2 आता है और ये कंप्लीट 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है कि 196 और दूसरा है 38,220, इसका आप यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तय निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन यानी भाग, सिर्फ इसमें आपको एक प्रक्रिया करनी है भाग की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे कि 38,220 लिखेंगे। 38,220 है वो इज ग्रेटर देन है 196 से, इसलिए प्रमेय से क्या होगा कि जो फर्स्ट जो स्टेप होगा यानी कि चरण फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि 38,220 में हम भाग देंगे किसका, 196 का, और जितना भी भागफल आएगा उसे यहाँ गुणा में लिखेंगे और जो शेष फल आएगा उसे यहाँ प्लस में लिखेंगे। इसका मतलब कि हम रफ कार्य पे साइड में इसमें भाग दे के देख लेते हैं कि 38,220 में जब हम भाग देते हैं 196 का तो कितना आता है। देखिए जब 196 का भाग इसमें देंगे 382 में तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी 92 आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 196। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 6 यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच गया 7, यहाँ से ऐसे लेंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1 यानी 186, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से लेंगे हम 2। अब देखिए इसमें भाग जो जाएगा आपका
वो 9 बार भाग चला जाएगा पूरी बार। तो 9 बार जब इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा, 9 पंज 45, 9 छः की 54, हासिल 5, 9 नम 81 और 5 86, हासिल 8 और 9 एकम 9, 9 और 8, 9 और 8 होता है 17। इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 यानी कि 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 7 में से 7 0 यानी 98 आ गया। अब यहाँ से हम 0 लेंगे, यह हमारे पास आ गया 980। अब देखिए इसमें इसका भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए शायद इसमें से भाग चला जाएगा 5 बार कि 196 इंटू 5, 5 छः 30, हासिल 3 यानी 9 पंज 45 और 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9 यानी 980। यानी कि आपका ये भाग पूरा चला गया इसमें कितनी बार, 5 बार। तो ये शेषफल आ गया 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सीधे 196 गुणा भागफल कितना आया आपका 195 और शेषफल कितना आ गया 0। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः देखिए ये फर्स्ट चरण में ही कंप्लीट हो गया। तो आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको भाग करते चले जाना है। जहाँ पे आपका शेषफल 0 आता है वहीं पे आपका जो भाजक होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्त्य। तो अतः आप लिखेंगे कि 196 और 38,200 जो 20 है का महत्तम समापवर्त्य या जो HCF होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 196 के। ठीक है, जो भाजक होता है वो ही उसका महत्तम समापवर्त्य होता है। समझ में आ गया। सिर्फ आपको यूक्लिड विभाजन में सिर्फ आपको उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, जहाँ पे आपका मान 0 आता है वही भाजक उसका HCF बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 867 और दूसरा है 255। इसका हमें महत्तम समापवर्त्य HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो देखिए इसका भी सेम वैसे कर लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो जो इसका पहला चरण होगा यानी कि प्रथम जो चरण होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 867 में भाग देंगे हम किसका, 255 का। देखिए अब हम इसमें 867 में भाग देंगे 255 का, यानी 867 में हमें भाग देना है 255 का। तो देखिए इसमें 3 बार भाग दे के देखते हैं। 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया। अब 7 में से जब 2 5 निकालेंगे 2 बचेंगे, ये 0 आ जाएगा और ये 102 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास कितना आया भागफल आ गया आपके पास 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस शेषफल कितना आया 102। सेम वही बात लिखेंगे कि 102 है चूँकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब हम 255 और 102 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, क्योंकि 255 इज ग्रेटर देन 102, इसलिए 255 बराबर 102।
2। ठीक है, अब देखिए जब 102 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2 बार गुणनफल कितना आ जाएगा 2, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल देखिए बचेगा आपके पास 102, और 102 कितना हुआ 204, 204 तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास क्या आएगा 41 शेषफल आ जाएगा, सॉरी 51 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम भाग करके देखते हैं यहाँ पे कि किस में भाग देंगे। अब हम 255 में, 255 में जब भाग देंगे तो देखिए 2 बार जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा 204, तो 5 में से 1 और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 5 यानी 51। ठीक है, शेषफल कितना है 51 और 2 क्या आ गया भागफल। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कि 51 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या होगा कि अब हम 102 और 51 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कि चरण 3 जो होगा वो किस किस पे होगा 102 पे। 102 इज ग्रेटर देन 51, तो देखिए 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस 0, क्योंकि जब 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और प्लस 0, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे करें इसे तो किस में भाग देंगे 102 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 102 पूरा भाग चला गया, 0 शेषफल आ गया। तो चूँकि आप लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः 867 व 255 का जो HCF होगा वो बराबर होगा किसके आएगा 51 के। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम सभी सवालों में एक ही बात थी, सभी में आपको भाग करना है। ठीक है, जहाँ पे भाग में आपका शेषफल 0 आ जाता है वही भाजक व आपका क्या कहलाएगा, वही भाजक आपका HCF कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकालना है, यानी HCF निकालना है, और उसको उस संख्या के बराबर कर देना है और उसका हमें x का मान निकाल लेना है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे कि महत्तम समापवर्त्य निकालने की जो तरीका है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए इसका जो हल हम करेंगे वो क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि कोई एक संख्या a अगर है तो बराबर BQ प्लस R, ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, आप जानते हैं। यहाँ पे जो a होता है वो होता है कोई भाज्य संख्या, b जो होता है वो होता है भाजक, वो कोई भाजक होता है, और q जो होता है q होता है भागफल, और r आप जानते हैं r होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। इन सब में एक संबंध बताया गया है और वही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये इसका शाब्दिक रूप हो गया। तो देखिए हम इससे
किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। और वो निकालने का तरीका वही होता है कि हम किसी भी बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ देखेंगे कि भाजक क्या है, वही भाजक उसका महत्तम समापवर्ती कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से हम करेंगे फर्स्ट स्टेप, यानी स्टेप फर्स्ट। देखिए यहाँ पे 1032 इज ग्रेटर देन 408, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयोग से क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 1032, इस प्रकार लिख लें, बराबर b की जगह क्या है आपके पास 408 है। तो आपको क्या करना है, q का मान निकालना है और r का मान निकालना है, यानी कि आपको 1032 में 408 का भाग देना है। तो देखिए आप इसे चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग भाग ले लें, या फिर आप लगातार भाग करते आ जाएं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जैसे कि 1032 में हमें भाग देना है 408 का, तो देखिए इसमें 2 बार भाग जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। तो ये आ जाएगा 816, या 816 हो गए, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 यानी 1 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 216। तो ये क्या आया शेषफल और ये क्या आया भागफल। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा में लिखते हैं हम भागफल को। तो हम इस प्रकार लिखेंगे इसे 2 भागफल है और प्लस शेषफल कितना है हमारा 216। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम बताते हैं यहाँ पे कि जो 216 आया वो शेषफल कि 216 इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 216 है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा से 408 और 216 पे लागू करेंगे। तो यानी कि स्टेप सेकंड करेंगे हम, बड़ी संख्या क्या है 408 को यहाँ रखेंगे और बराबर b का मान यहाँ पे क्या कहलाएगा 216। फिर से हम क्या करेंगे कि 408 में 216 का भाग देंगे, 408 में 216 का भाग देंगे। तो देखिए एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार देंगे तो ये 432 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 यानी 216, इसमें से माइनस करेंगे 8 में से 6 2 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 1 यानी 9 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 192, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो भागफल आया वो तो आया 1 यानी कि 216 गुना 1 लिखेंगे, और प्लस जो शेषफल आया वो 192, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि जो 192 है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 192 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम आगे आने वाली संख्याएं जो 216 और 192 है इसके ऊपर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी स्टेप थर्ड जो हमारी होगी वो क्या होगी, स्टेप जो थर्ड होगी वो हमारी होगी 216 इक्वल टू जो b का मान होगा वो होगा 192, यानी ये तो भाज्य और ये भाजक है। तो हमें 216 में 192 का भाग देना है। तो देखिए हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं यहाँ इस पर कि 216 में भाग देंगे 192 का, तो ये एक बार जाएगा तो ये आएगा 192, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ से हासिल लेंगे 11 में से 9 यानी 2, 24 बचेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो शेषफल आया वो कितना आया 24, और गुणा कितना आया यानी भागफल कितना आया 1, यानी 192 गुना 1 भागफल, और प्लस शेषफल कितना आया 24। फिर आप देखेंगे क्योंकि 24 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम फिर से 192 और 24 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। तो जो स्टेप 4 होगा वो देखिए स्टेप 4 में हम लिखेंगे 192 इक्वल टू 24 का भाग देंगे,
तो देखिए गुणा में कितना आएगा, 192 में भाग दे के देख लीजिए आप। यदि हम 192 में भाग देते हैं 24 का, तो देखिए इसमें भाग चला जाएगा 7 दूनी 14, या इसका जो भाग देंगे तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 9 चौक 8 चौक 32, 8 बार जाएगा, 8 चौके 32 यानी 2, और 8 दूनी 16, 16 और 3 92। तो यहाँ पे 24 का भाग इसमें 8 बार चला जाएगा और शेषफल आपका आ गया 0, जो आपको चाहिए था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 इंटू भागफल कितना आया 8, और प्लस जो शेषफल आया वो आ गया 0। अब लिखेंगे हम यहाँ कि चूँकि यहाँ पे शेषफल 0 है, चूँकि जो शेषफल है वो इक्वल टू 0 है, अतः जो एलसीएम जो एचसीएफ होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो भाजक होता है यानी 24 के। तो जो आपका एचसीएफ आया वो आया 24। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए भाग करने का तरीका ये है कि या तो आप कंप्लीट भाग को एक ही स्टेप में कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका रहेगा आपके लिए, कि आप प्रत्येक बार आप प्रत्येक भाग देके देख लीजिए। गुणा में क्या लिखेंगे आपका भागफल, और प्लस में क्या लिखेंगे शेषफल। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि जो इसका एचसीएफ आया वो किसके बराबर है, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 24 को उसके बराबर कर लेंगे, 24 को उसको बराबर कर लेंगे और फिर x का मान निकाल लेंगे। ये काम आप रफ कार्य में कर सकते हैं। ये आपका आंसर इस प्रकार से एचसीएफ निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर किसके होगा, अपने एचसीएफ के, यानी कि 24 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, देखिए 1032 हो गया x, और माइनस इसे गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 यानी 0, और ये 4 और 5 चौक 20, ये कितना आ गया हमारे पास 2040 बराबर 24। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए x का, तो बाकी राशियों को पक्षांतरित कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1032x बराबर, ये माइनस में है इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 24 प्लस 2040 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 62, यानी कि हो जाएगा 2062। और यहाँ से देखिए हमारे पास अगर हम x रखें, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। ये आ गया, x का मान चाहिए हमें, तो इसे पक्षांतरित करेंगे, यानी कि ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये x बराबर जो आया वो आएगा हमारे पास 2062 बटे 1032, 1032, यानी 1032 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो जो x का मान हमारा आया वो कितना आया, वो आ गया 2, x इक्वल टू 2। यही हमें ज्ञात करवाया गया था कि x का मान बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल वही काम है कि आपको कोई भी दो संख्याएं दी जाती हैं तो उसका महत्तम समापवर्त आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निकाल लेंगे। उसके निकालने के बाद आपको कहा गया है कि उसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब कि हम उस एचसीएफ को उसके बराबर रख लेंगे और वहाँ से x का मान समीकरण में आसानी से निकाल लेंगे। तो x का मान जो हमारा आया वो है 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करिएगा, क्योंकि अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैथ में जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।